अखबारात में आप डेली ये पढ़ते हैं। अब तो तकरीबन मामूल की बात बन चुकी है कि जी बिजली की कीमत में फ़ी यूनिट 4.5 पैसे, 4.10 पैसे, 4.25 पैसे, 3.89 पैसा कीमतें बिजली की फ़ी यूनिट बढ़ रही हैं। और जनाब लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा है कि यकीन करें जनवरी के अंदर बल्कि दिसंबर के अंदर भी मुझे जून के महीने की याद आने लग गई। तो जितनी जून में लोड शेडिंग होती थी उतनी सर्दियों में लोड शेडिंग होती है। तो अब ये सोचें कि आने वाली गर्मियां जो होंगी उसमें आपका क्या हाल होगा। और दूसरी तरफ जनाब ये सूरत हाल है, कहते हैं ये गर्दिशी कर्जा जो उसके ऊपर हमने काबू पा लिया है। अब पिछले दिनों मैं अखबार में पढ़ रहा था कि अब शायद दोबारा जो IPPs हैं उनके साथ ये बात होगी कि जो कैपेसिटी चार्जेस थे मेरे ख्याल में उनसे कुछ छुटकारा पाने के लिए गवर्नमेंट कोशिश करेगी और कुछ इस तरह से अदर एक्सपेंसेस जो हैं। लेकिन बात वही कि एक गवर्नमेंट आई थी उसने लोड शेडिंग के अंदर डुबो दिया था, फिर एक गवर्नमेंट आई तो उसने लोड शेडिंग से निकाला। अब फिर उसके बाद गवर्नमेंट आई तो उसने फिर वही चीज़ें कर दी सारी। अब कहने को ये बात आसान होती है जब पिछली गवर्नमेंट्स का था किया धरा था, तो अब मैं भी ये कह सकता हूँ जो पिछली गवर्नमेंट थी उसका किया धरा है। अब निगरान गवर्नमेंट आई है तो मुझे लगता है कि चीज़ें इनके भी कंट्रोल में उस तरह से नहीं आ रही। शायद पीछे स्ट्रक्चर के अंदर चीज़ें ख़राब इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि अब ये बारहा मुल्क के अंदर से भी ये आवाज़ें उठ रही हैं और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो हैं वो भी ये बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान का जो मुआशी मॉडल है वो नकारा हो जाए, क्योंकि उसके अंदर ये कहा जा रहा है कि इसके जो मुआशी समरात हैं उसका फ़ायदा सिर्फ़ और सिर्फ एलीट क्लास को हो रहा है। मिडिल क्लास भी टैक्सों की फॉर्म में ज़ाहिर बात है पिस रही है, महंगाई की फॉर्म में पिस रही है। और जो लोअर क्लास है उसकी तो बात ही ना करें, वो बेचारी पहले भी गरीब थी और वो आज भी गरीब है, आज बल्कि ज़्यादा गरीब हो चुकी है। तो अब कहा यह जा रहा है कि मुआशियत की ओवर हालिंग की ज़रूरत है। कर्ज़ों की लागत और आमदनी के ज़राए पायदार नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको अपनी आमदनी और जो आपके अखराजात हैं उनके दरमियान बैलेंस लेके आना पड़ेगा। अफराद इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की पर खर्च महदूद कर दिया गया। आप अब देख लें कि जो ह्यूमन कैपिटल बल्कि एजुकेशन या हेल्थ की फॉर्म में गवर्नमेंट की तरफ से एक्सपेंस हो रहा है वो देख लें, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा और उससे आपको कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ जो हैं उसकी समझ आ जाएगी। रिफॉर्म्स को रोका जा रहा है, इकनॉमिक रिफॉर्म्स कब से मैं ना चीज़ आप में ये बात कर रहा हूँ कि हमें इकनॉमिक रिफॉर्म्स की तरफ जाना चाहिए। दुनिया को मद्दे रखते हुए दुनिया के जो जदीद तकाज़े हैं, हमें अपनी सोच को, अपने एजुकेशन सिस्टम को, अपनी ह्यूमन कैपिटल को, इवन हमारा जो मुआशी सिस्टम है उसको हमें अपडेट करने की ज़रूरत है, लेकिन हम नहीं देख रहे। फिर कहा यह भी जा रहा है कि ज़रिए और तवानाई शोबों की खराबियाँ दूर की जाएँ। ये मुझे बताएं, आप नहीं जानते, मैं नहीं जानता, ये बाहर वाले लोग कौन सी ऐनक है जिसके थ्रू वो देखते हैं। मतलब मुल्क के अंदर से ही वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं। अब ये सारी वो चीज़ें हैं कि जिनका हमें पता है। अक्सर औकात लोग ये सवाल करते हैं कि यार वो पुरानी ही बातें करते हैं, कोई नई बात करें। भाई बात नई कहाँ से करें जब तक आप पुरानी बातों के ऊपर अमल दरामद नहीं करेंगे तो उससे जो हम क्लेम कर रहे हैं, जब हम कोई बात कर रहे हैं उसको ऊपर अमल दरामद करने के बाद अगर कोई नया प्रॉब्लम फिर हम कोई नई बात करेंगे। तो जैसे ये कहा जाता है कि देखिए दुनिया जो फर्स्ट वर्ल्ड वाले लोग जो हैं उनकी पॉवर्टी का लेवल कुछ और है, हमारा पॉवर्टी का लेवल कुछ और है। वो मुल्क जो है वो अब ज़ाहिर बात है 5G के ऊपर चले गए, हमारे मुल्क के अंदर 4G भी बड़ी मुश्किल से चलता है। अच्छा, उसके बाद अब देखें कि वो ममालिक जो है अपने ह्यूमन कैपिटल को किस कदर जो है वो अहमियत दे रहे हैं, उसके ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं हमारा नौजवान अगर बाहर चला जाएगा तो बाहर से जाके अब ये नहीं पता कि वो डंकी लगा के जाता है या वो लीगल रूट से जाता है, बस नौजवान को बाहर जाना है। तो बाहर चला जाएगा तो वहाँ से पैसे कमा के भेजेगा। अब सोचने वाली दूसरी बात ये है, अगर सारे ही नौजवान इस तरह से मुल्क से बाहर चले जाएंगे काम करने के लिए तो मुल्क के अंदर कौन काम करेगा। तो ये हमारी प्रायोरिटीज़ हैं। अब हमें ज़ाहिर बात है वक्त के साथ साथ अपने आपको अपडेट करना चाहिए। वो चाहे जवान आदमी हो, चाहे ज़ाहिर बात है औदड़ी उम्र शख्स हो, चाहे आपके बूढ़े लोग ही क्यों ना हो। जब तक आप दुनिया के साथ जुड़ेंगे नहीं, दुनिया के साथ अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि तरक्की का कुछ जीना आप तय कर सकेंगे। तो हमें ओवरऑल जो अपना सिस्टम है उसको वाकई देखना चाहिए और हम सारे स्टेक होल्डर्स को मिल बैठ के ये सोचना चाहिए कि मुल्क के साथ खिलवाड़ हमने कब तक करना है। तो मेरा ख्याल है कि अब हमें आगे चलना चाहिए। वजह यह है कि जो हम पीछे कर चुके वो कर चुके, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। उसमें सारे स्टेक होल्डर्स को बैठ के सारी बात है ये सोचना होगा कि हमें को 20-30 साल का लॉन्ग टर्म मनसूबा बनाना होगा
और उस मंसूबे के ऊपर मनोअन हमें अमल करना होगा, वरना मेरा नहीं ख्याल कि हम आगे गुजर पाएंगे, या मेरा नहीं ख्याल कि हम आगे जा पाएंगे। पाकिस्तान के ऊपर 78,000 अरब रुपए का अंदरूनी बैरूनी कर्जा शामिल है, जिसमें आप कह लें कि सालाना हमारा जो बजट खसारा है वो तकरीबन 8,000 अरब रुपए है। और इस सारे कर्जे और बजट खसारे के बावजूद मुल्क में पॉवर्टी 40% हो गई है। कभी 20, 24, 25 थी, और हमने इतनी तरक्की की कि 15% और पॉपुलेशन का हिस्सा हमने गुर्बत के अंदर डाल दिया। लोग गुर्बत से बाहर निकालते, हमने गुर्बत के अंदर डाल दिया। अच्छा, अब जब चूंकि वोटर्स को खुश करने के लिए आप कह रहे हैं कि KFC जो है वो हमारी अब जनाब मंजिलें तय करेगा, और KFC कराची में आएगा, तो समझे कि कराची जो है वो रोशनियों का शहर कहलाएगा। किसी जमात के पास कोई एजेंडा नहीं है। अब अगर पीपल्स पार्टी ने कोई प्रोग्राम, जैसे उन्होंने ये कहा है, चंद एक बातें मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने जो 10 निकाती एजेंडा पेश किया है, क्या उसके अंदर आपको ये नजर नहीं आ रहा कि जो वोटर है उसके जज्बात के साथ खेलने की कोशिश की जा रही है? क्या उस 10 निकाती एजेंडे के अंदर कोई ऐसा मुआशी प्लान है जिसमें आप सोच सकते हैं कि हाँ जी 10 साल बाद पाकिस्तान यहां खड़ा होगा, 20 साल बाद पाकिस्तान यहां खड़ा होगा, और 30 साल बाद पाकिस्तान G7 की लिस्ट में होगा? कहीं कोई चीज आपको नजर आ रही है, मुझे बता दें। इसी तरह दूसरी जो सियासी जमात मुस्लिम लीग नून है, उनका एजेंडा आप देख लें, उसके अंदर कहीं कोई मुआशी मॉडल के ऊपर बात हो रही है। इवन के PTI जो है, जो हमारी नई जमात है, जिसको यंग हम पोलिटिकल पार्टी कहते हैं, बड़ी बाशऊर पोलिटिकल पार्टी भी हम कहते हैं, क्या उनके पास भी कुछ इस तरह एजेंडे के अंदर ये चीज़ शामिल है? सिवाय इसके कि आप सारे मिलके, उसमें मैं भी शामिल हूँ, कि हम झूठी प्रोपेगेंडा खबरों को फैलाते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं और उसी के ऊपर हम बहस मुबाहिसा करते हैं। रियलिटी से मेरे ख्याल में हम सारे ही दूर है। मुल्क के ऊपर कर्जा है 78,000 अरब रुपए का, उसके बावजूद हम 5 माह के दौरान 79 अरब 81 करोड़ की चाय पी जाते हैं। मकरूज कौम 5-5 महीनों में 80-80 अरब की चाय पी जाना, यार ये मुल्क के साथ खिलवाड़ नहीं और क्या है? हमें पता है कि हम मकरूज हैं, और हमें यह भी पता है कि अगर हम थोड़ी सी अपनी आदत चेंज कर लें, उस आदत के चेंज करने से ही अगर कोई सेविंग हो सकती है, तो वो सेविंग हमें करनी चाहिए। तो फिर मैं क्यों ना कहूं कि तरक्की के लिए सबसे पहले मुझे भी, आपको, पूरी आवाम को अपने रवैयों के ऊपर नजर दौड़ाना होगी। अगर यही चीज थोड़ा सा मैं यूं कहूं, जहां आप 5 माह के दौरान 79 अरब 81 करोड़ की चाय पी जाए, तो वहां सिर्फ हम गर्म पानी का इस्तेमाल करें, तो कम से कम जो पत्ती हम 80 अरब की इंपोर्ट कर रहे हैं, वो पैसा बचा के किसी और तरफ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चाय में चीनी का भी इस्तेमाल होता है। अब चीनी भी तो हम जारी बात अरबों के हिसाब से, अगर पत्ती जो है वो 80 अरब की हम हड़प कर जाते हैं 5 महीने के दौरान, तो इस चाय के दरमियान जो चीनी इस्तेमाल होती है वो भी तो कुछ अरब की हम हड़प करते होंगे ना। तो अगर हम थोड़ा सा अपनी आदत को चेंज कर लें, तो उसी से ही हम सेविंग जो है उसको कर सकते हैं। लेकिन वही बात कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे भैया। महंगाई का लेवल अब देखें, जो गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स हैं वो ये कहते हैं कि तकरीबन 42.60% सालाना शरह के हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर अफरात ज़र मौजूद है। हालांकि अनऑफिशियल सोर्सेज जो हैं वो कह रहे हैं कि 50% से भी ज़्यादा है। चलें, अब देखा जाए तो क्या पाकिस्तान की तारीख के अंदर सालाना शरह की बुनियाद के ऊपर जो अफरात ज़र है, क्या वाकई बहुत ज़्यादा नहीं है? लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके बावजूद पाकिस्तान वाकई एक सस्ता मुल्क है। ये जो लोग बाहर चक्कर लगाते हैं, बाहर घूमते फिरते हैं ना, आप उनसे पूछें तो फिर आपको बताएं कि पाकिस्तान की जो लिविंग कास्ट है और जो बाहर की लिविंग कास्ट है, कितना फ़र्क है उनके दरमियान, तो आपको पता चल जाएगा। शायद मैं आज तवक्को करूँगा गवर्नमेंट तेल की कीमतों में शायद कमी कर दे, और लेकिन मुझे इतना ज़्यादा मैं होपफुल नहीं हूँ। वजह यह है कि पाकिस्तान की जितनी ऑयल रिफाइनरीज हैं, उन्होंने जो रशिया के साथ मुआहदे किए थे तेल को इंपोर्ट करने के, वो मेरे ख्याल में हेजिटेंट हैं। उसकी वजह यह है कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो फी बैरल तेल की कीमत जो वो $60 तक चली गई है, एक वजह तो ये है। और दूसरा, अगर आपको याद हो कि एक ये भी बहस वैसा चला था जब हमने रशिया के साथ
एग्रीमेंट किया था तेल इंपोर्ट करने का, शायद हमारी ऑयल रिफाइनरी जो हैं उनके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है या हमें चेंज करना पड़ेगा और जो तेल हम रशिया से इंपोर्ट करेंगे। और दूसरी तरफ रशिया ने ये क्या किया है चूँकि यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, बरतानिया और दूसरे मालिक ने रशियन तेल की बरामद के ऊपर, मतलब कि रशिया को तेल बरामद करने के ऊपर मुल्कों के ऊपर पाबंदी लगा दी थी। अब रशिया ने क्या किया कि इन सारी पाबंदियों के बावजूद अपना सारे का सारा तेल जो है वो इंडिया को और चाइना को बेचना शुरू कर दिया है। तो फिर एक मेरे ख्याल में ये भी बात है कि हम शायद आने वाले दिनों में रशिया से तेल इंपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये जो सिनेरियो आपको मैंने बताया है, शायद इसकी मद में रह के मैं इस दफ़ा आज यानी कि तेल की कीमतों का जो ऐलान होगा उसमें कि मैं बहुत बड़ा चेंज मुझे नज़र नहीं आ रहा। और जनाब जैसे मैंने रवैयों की बात की तो आप देखें वो स्टील मिल जिसको हम वाइट एलिफेंट कहते हैं, पीआईए को भी वाइट एलिफेंट कहते हैं। अब हम फवाद साहब जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं, बल्कि कल उनका बयान था कि अगर हम अच्छे हमारे पास कानूनी माहरीन हों या कानूनी तौर पे हम थोड़ा सा ओवरऑल हालिंग करें या रिफॉर्म्स या कोई वही लीगल एडवाइजरी जो है उसकी बेस के ऊपर हम स्टील मिल को प्राइवेटाइज कर सकते हैं। और जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर है या जो ग्राहक हैं उनको हम जो इसके स्टील मिल के जो कह लें आपके अट्रैक्टिव पॉइंट्स हैं उनको हम एलेबोरेट करके तो इसको बेचा जा सकता है। लेकिन आप ये देखें कि हमें पता है कि चूँकि ये हमारा जो कौमी एसेट है ये बेचारा जवाल का शिकार है, उसके बावजूद उसके अंदर जो चोरियां हैं वो अरूज तक हैं, अरूज पर पहुंची हुई हैं और अभी तक तकरीबन 18 मिलियन का नुकसान हो चुका है। तो अब ये बताएं कि वहाँ जो लोग मुलाजमीन हैं जो सिक्योरिटी के मामलात और चीज़ें हैंडल कर रहे हैं, उसके बावजूद अगर चोरियाँ बढ़ रही हैं तो इंटरनेशनल कंसल्टेंट जो आपके यहाँ पे आएंगे वो क्या करेंगे। तो मेरा ये कहना बजा नहीं बनता कि सबसे पहले हमें अपना रवैया जो है उसके अंदर ये चेंज लेके आना पड़ेगा कि आया कि हमने वाकई जनाब अब आज या अभी इस गुज़रते लम्हे के साथ तरक्की की तरफ मूव करना है। तो तब मेरे ख्याल में ऑनेस्टी भी होगी, तब खुलूस भी होगा, मुआशरे के अंदर हम महंगी भी होगी, वरना तो सारी बातें हैं जितनी मैं कर लूँ जितनी आप कर लें। और आपको पता है गवर्नमेंट के पास अपनी आमदन को बढ़ाने के लिए स्वाय टैक्सेस के अलावा और कोई चारा नहीं होता। तो अब जब FBR ने एक सर्वे करने का फैसला किया है जिसमें ये पता लगाया जाएगा कि बिजनेस और कमर्शियल सरगर्मियाँ जो हैं वो देखी जाएँ और उसके बाद उन लोगों को नोटिस भेजे जाएँ। किस लिए? ताकि वो लोग टैक्स दें। अब चूँकि हमने IMF के साथ ये मुआहदा किया हुआ है कि हम आने वाले चंद सालों में खासकर जून 2024 तक हमारे जो कह लें कि टैक्स दहिंदगान हैं, टैक्स दहिंदगान जो हैं उनकी तादाद को हमने 60 लाख तक करना है। और इसमें भी कोई दोराहे बात नहीं है कि जब 25 करोड़ की आबादी वाला मुल्क हो और उसमें सिर्फ 1 या 2 या 4 लाख लोग जो हैं वो टैक्स दें, तो बात क्वेश्चनेबल तो है कि भाई क्या बाकी सारे लोग जो हैं वो उस टैक्स दहिंदा की जो स्लैब है उससे नीचे आते हैं। और इसके लिए मेरे हमें सबसे पहले FBR को भी अपने सारे मुलाजमीन, चाहे उनकी तनख्वाह 50,000 से कम है चाहे उनकी तनख्वाह 50,000 से ऊपर है, उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे भाई आप भी टैक्स रिटर्न्स जमा करवाया करेंगे। वो अदारा जो टैक्स रिटर्न्स की बातें करता है या टैक्स कलेक्ट करता है, एटलीस्ट उसके तो 100% लोग जो हैं वो टैक्स रिटर्न्स जमा करवाएं, चाहे वो टैक्स दे सकते हैं चाहे वो टैक्स नहीं दे सकते। तो उसके बाद बाकी की तरफ मूव करें तो फिर मेरे ख्याल में ज़्यादा फायदा होगा।